वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वॉरियर्स। मैं शशांक सत्ती आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ आरबीआई के ऊपर। तो आरबीआई बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल बैंक है हमारा, जिसके क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं और आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो सारी चीज़ें भी हैं इस वीडियो में कवर्ड। छोटी सी स्लाइड है, 5 पेजेस की स्लाइड है, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, क्योंकि ये आप पूछता है भाई, साफ और सीधी बात है, थोड़े बहुत तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। या आरबीआई ग्रेड बी वाले तो याद ही कर लो, पूरा रट्टा मार लो ढंग से, क्योंकि आएगा ही आएगा। 1 अप्रैल 1935 किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर बना था। देन इनिशियली, अभी आपको पता होगा सबको कि वो मुंबई में सिचुएटेड है, बट वो 1937 में शिफ्ट हुआ था वहाँ पे। पहला वो कोलकाता में बना था, तो 1937 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो 1935 में कोलकाता में बना, 1937 में वो मुंबई में आ गया था। ठीक है। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट वो प्राइवेटली ओन्ड बैंक था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे था वो बैंक, प्राइवेटली ओन्ड था, बट उसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं इस वीडियो का, इस वाले पेज का। 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ, अंडर विच एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। फर्स्ट कहाँ पे था? कोलकाता में था। 1937 में मुंबई में शिफ्ट हुआ। देन नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। सिंपल सा रट्टा मार लो, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या है? देखो, फंक्शन आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी है इसका, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। क्या पेमेंट्स एंड बैंकिंग सिस्टम में करता है, बैंकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये वाली सारी चीज़ आपने पढ़ी होंगी, पर मैंने सीधा उसके प्रियम्बल से ये ले लिया है, जो आप पढ़ के एकदम शॉर्ट में, जो आरबीआई एक्ट के अंदर प्रियम्बल दिया हुआ है, अमेंड जो हो भी गया अब, तो उसके हिसाब से उसका क्या काम है। सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद कर रखना, बस जो मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं वो याद रखना, और आपको कोई भी आंसर आएगा टिक कर दोगे आप उसके हिसाब से, ये मेरा पूरा विश्वास है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। ठीक है, क्या है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स, मतलब आपको पता है कि मनी सप्लाई, मनी डिमांड जो करता है आरबीआई प्रिंट करके या फिर अपनी रिपो रेट्स वगैरह यूज करके, तो वो रेगुलेट करता है बैंक नोट्स को। आपको पता भी है कि वो प्रिंट भी करता है नोट्स, आरबीआई के जो प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे। तो कीपिंग ऑफ द रिजर्व, आपको पता होगा एसडीआर होते हैं, उसके अंदर गोल्ड होते हैं, फॉरेन करेंसी होती है उसके अंदर, ये वाला आपको पता होगा। ठीक है, तो कीपिंग ऑफ द रिजर्व, ये भी आपको सीधा रट्टा, बहुत इजी है यार, सिर्फ याद रख लो। विद व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि कौन करता है? आरबीआई करता है, तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी आपको यहाँ से याद हो जाएगा। फिर द करेंसी एंड द क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम जो आपका बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, और करेंसी आपको पता ही है, नोट्स आरबीआई करता ही है प्रिंट। मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है इकोनॉमी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से इफेक्ट होती है। अब ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं इकोनॉमी के अंदर, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है चीज़ें। तो मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी आपको पता ही होगा कि आरबीआई करता है, वो सीपीआई जो आता रहता है, उसमें हमको पता था कि सीपीआई हाई चल रहा है, लो चल रहा है, इन्फ्लेशन तो है ही आरबीआई का। और बट प्राइस स्टेबिलिटी तो रखनी है, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ भी उसके माइंड में होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये ग्रोथ में ही प्ले करता है आरबीआई एज अ इंस्टीट्यूशन। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो रट्टा मार लो, ये इतना ज़्यादा वैसे यूपीएससी के लिए नहीं है, बट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा भी रहे हो तो रट्टा मार लेना भाई, ये कैसा करना है। ठीक है, इसका एक सेंट्रल बोर्ड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है इसका। द सेंट्रल बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1934। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन करना?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1934 के अंदर। अब इसके अंदर बोथ अपॉइंटेड, ये कोई यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने वाला, बोथ अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो तो वो दोनों तरीके के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई में कौन से मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, अपॉइंटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर, ए बी सी ऑल द अबव, ऐसे करके पूछ लेगा। तो पता होना चाहिए अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो इसमें अब इन्होंने ना दो तरीके के डायरेक्टर्स हैं, ऑफिशियल डायरेक्टर्स एंड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, ऐसे करके याद करना आपको। ऑफिशियल डायरेक्टर में गवर्नर, और आपको पता है कि डेप्यूटी गवर्नर नॉट मोर देन 4, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ऐसा होता नहीं है। डिप्टी गवर्नर में से 4 ही अपॉइंट होते हैं ज़्यादातर, और गवर्नर 1 होता है। तो ये तो हो गए। फिर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, 10 डायरेक्टर हैं वो जो वेरियस फील्ड्स, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और 4 डायरेक्टर्स ना ईच। लोकल बोर्ड होता है एक आरबीआई का, ताकि ये 4 जगहों पे है, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न रीजन। तो न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता है, मुंबई में इनका ऑफिस है, जो रीजनल ऑफिस है, ताकि उस एरिया के, जैसे आपको पता है कि डिवॉल्व होती है सिचुएशंस, ऊपर से सेंट्रलाइज होता है, नीचे से फिर अब एक उल्टे ट्री ब्रांच की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा दायरा बढ़ाती रहती है। तो उसके जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, एक्स ऑफिशियल होते हैं ये भी। तो ये आपका सेंट्रल बोर्ड हो गया, रट्टा मार लेना। ये भी मैंने डाल दी इन्फॉर्मेशन, इनकी वेबसाइट पे थी, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस बोलते हैं इसको। ये कब हुआ था फॉर्म, ये 1994 में हुआ था। किसके अंदर हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन रेगुलेशन 1944 के अंदर, ठीक है। ये क्यों सेटअप हुआ था, सेटअप हुआ था स्ट्रेंथन सुपरविजन एंड सर्वेलेंस ओवर द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंदर आता है, असिस्ट करता है एंड प्रोवाइड सेक्रेटरियल सपोर्ट टू बीएफएस। तो जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ये तो आरबीआई ग्रेड बी वालों के लिए, बट यूपीएससी वाले इतना याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। मैं सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं बोलूँगा, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स लिखना, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे, और पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।